Hello dear bankers, welcome back to EduTap under the Fast Track to 50 सीरीज। फास्ट ट्रैक टू 50 एक ऐसी सीरीज जहां पर आप 25 कंसेप्ट क्लासेस में अपने सिलेबस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट JIB के चारों कंपोनेंट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स इसके एम कर चल रहे हैं। 25 क्लासेस एंड 50 प्लस मार्क्स यानी सीरीज के थ्रू आप डबल बेनिफिट क्लेम कर चल रहे हैं। इफ़ यू फॉलो द लेक्चर्स देर आर हाई चांसेस कि आप एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स का जो एक बेंचमार्क है आप उसको ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लेक्चर नंबर 20 जो कि AFM अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 20 है। यहाँ पर हम लीज फाइनेंसिंग के बारे में बात करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट EduTap हैज़ लॉन्च्ड अ फ्यू कोर्सेज फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, मास्टर कोर्स, लाइव क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज। इन सभी कोर्सेज के बारे में हम इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। इन सब कोर्सेज के फीचर्स क्या हैं, इन कोर्सेज को किस तरीके से एनरोल करना है, और इनके अलावा भी एक कोर्स है जिसके बारे में मैं आपको इस लेक्चर के एंड में ही बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं कि एक लीज एग्रीमेंट क्या है। व्हाट इज अ लीज एग्रीमेंट? देखिए, लीज एग्रीमेंट में क्या है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी एसेट यूज करने के लिए देता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी एसेट यूज करने के लिए दे रहा है और सेकंड पर्सन के पास उस एसेट का पोजेशन है, सेकंड पर्सन उस एसेट को यूज कर रहा है। अब फर्स्ट पर्सन को उसका क्या फायदा होगा कि सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को लीज रेंटल्स प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो लीज एग्रीमेंट क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक पार्टी, जिसको क्या कहा जाता है, लेसर, वो अपनी एसेट यूज करने का राइट जो है वो किसको देता है? दूसरी पार्टी को, जिसको बोलते हैं लेसी। और उसके अगेंस्ट उसे क्या मिलते हैं? उसके अगेंस्ट उसे लीज रेंटल्स मिलते हैं। जैसे ये करण है और ये मिस्टर अर्जुन है। तो मिस्टर करण ने मिस्टर अर्जुन को अपनी एक एसेट दी है फॉर यूज। ठीक है, अपनी एसेट यूज के लिए दी है, एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है, सिर्फ यूज करने के लिए रेंट पर समझ लीजिए एसेट को दे दिया है। तो अर्जुन ने उस एसेट को यूज कर रहा है, अर्जुन उससे गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, वट एवर द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट इज, उसको उस तरीके से यूज कर रहा है और उसके अगेंस्ट लीज रेंटल्स प्रोवाइड करवा रहा है टू द लेसर, टू करण। तो करण अर्जुन की स्टोरी से वी आर इजीली एबल टू अंडरस्टैंड कि लीज एग्रीमेंट क्या है। फर्दर बात करते हैं लीज के फीचर्स क्या हैं। तो 3 फीचर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जो लीज एग्रीमेंट है दैट इज अ लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। लेसर और लेसी के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके द्वारा ये दोनों ही उसके ऊपर लीगली बाउंड होंगे टू फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशंस एज रिटन इन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में clearly mentioned होगा that lessor is granting, lessor is providing the right to use the property to the lessee, और lessee उसके बदले में rental payments, regular lease rental payments जो हैं वो lessor को कर चलेगा। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों में से कोई भी ब्रेक करता है तो उसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को जो है फेस करना पड़ेगा। जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, जो हमारा लीज एग्रीमेंट है या लीज कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप बोलते हो, उसके अंदर जो भी मतलब ये है ब्रेकिंग के रूल्स हैं उनके बारे में भी लिखा होगा कि इफ़ यू ब्रेक द लॉ, तो अगर इफ़ यू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट तो आपको उसके क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब फेस करने पड़ेंगे, वो भी वहाँ पर क्लियरली मैंशन्ड है। सो लीजिंग क्यों की जाती है? लीजिंग करने का रीज़न ही क्या है? वाई डू वी नीड टू डू लीजिंग? तो देखिए, सबसे पहले तो लेसी जो है, जिसने एसेट को यूज करने का राइट प्रोक्योर किया है, उसके पास लीज एग्रीमेंट में एसेट लेने से कोई ना डेट की जो है वो रिफ्लेक्शन नहीं होती उसकी बैलेंस शीट में, उसको उसे एज अ डेट नहीं दिखाना पड़ता। और डेट नहीं दिखाना पड़ता इसलिए जब उसकी डेट इक्विटी रेशो की कैलकुलेशन होगी तो उसकी डेट इक्विटी रेशो भी डिटोरिएट नहीं होगी, है ना। तो बोरोइंग कैपेसिटी उसकी इंटैक्ट रहेगी इवन इफ ही इज प्रोक्योरिंग एन एसेट ऑन लीज। देन फुल फाइनेंस की अवेलेबिलिटी रहती है। एक फर्म है जिसके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, एक फर्म है जिसके पास कैश फ्लोज नहीं है कि वो एक नई एसेट को खरीद सके, तो वो क्या करेगा, एसेट को लीज पर ले लेगा रैदर देन बाइंग दैट एसेट। और एसेट को लीज पर लेना इज मोर कन्वीनियंट देन परचेजिंग एन एसेट।
साथ ही साथ रिस्क ऑफ ऑब्सिलेंस लेसी लेसर के पास ही छोड़ देता है, क्योंकि ओनरशिप किसकी है, लेसर की है। इफ द ओनरशिप इज ऑफ द लेसर तो रिस्क ऑफ ऑब्सिलेंस भी किसका होगा, लेसर का ही होगा। तो अवॉइड कौन कर रहा है, लेसी इज अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ ऑब्सिलेंस बाय एक्वायरिंग एन एसेट ऑन लीज। ऑब्सिलेंस क्या होता है, देखिए रिस्क ऑफ ऑब्सिलेंस से मतलब है जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, है ना, डिज़ाइन डेवलपमेंट होगी, न्यू न्यू इनोवेशंस होती हैं, तो उसकी वजह से जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं वो इक्विपमेंट्स इनएफिशिएंट हो जाते हैं, वो इक्विपमेंट्स नए इक्विपमेंट्स के मुकाबले दे आर नॉट दैट एफिशिएंट, है ना। तो अगर वो लेसर एफिशिएंट इक्विपमेंट्स हैं तो उनको रिप्लेस करवाना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो लेसी के ऊपर ऐसा कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि उसने तो एसेट को किस पे लिया है, लीज पर ले रखा है, उसने उस एसेट को खरीदा ही नहीं है। तो रिस्क ऑफ ऑब्सिलेंस सारा किसका है, इट इज ऑल ऑफ द लेसर। टैक्स एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो लीज रेंटल्स जो लेसी पे कर रहा है वो उसे एज एन एक्सपेंस अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाता है, और इनकम टैक्स इस एक्सपेंस को, इस लीज रेंटल्स को एज डिडक्शन अलाउ करता है, यानी आपकी टैक्सेबल इनकम लीज रेंटल्स लिखने से कम हो जाती है। देन फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी की, देखिए अगर एक बिजनेस एसेट को परचेज करता है तो उसके आउटफ्लोज और इनफ्लोज की अगर मैं बात करूं तो आउटफ्लो हो गया द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एन एसेट, एंड इनफ्लो आपके पास क्या हो गया, जो आपको उस एसेट से आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको उससे जो भी बेनिफिट रिसीव होकर चल रहा है। ऑन द सेम हैंड अगर आप एसेट को लीज पर खरीदते हो तो आपके आउटफ्लोज क्या है, लीज रेंटल्स, और आपके इनफ्लोज क्या है, सेम जो पहले मशीनरी आउटपुट प्रोड्यूस कर रही थी, अगर आप उस एसेट को खरीदते सेम तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, तो आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो हैं वो मैनेज हो जाएंगे। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी बिजनेस में रहेगी, कैश फ्लोज बिजनेस में ज़्यादा रहेंगे अगर आप एक एसेट को लीज पर खरीद कर चलते हैं। देन कम्स द कंटेंट्स ऑफ लीज एग्रीमेंट की लीज एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले डिटेल्स ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इन द एग्रीमेंट, जो लेसर और लेसी हैं उनकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की जाती हैं। और अगर कोई लेवरेज कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ पर ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हो गया, यानी कि थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड की जाती है। अब ट्राई पार्टी एग्रीमेंट या लेवरेज लीज क्या होती है, तो मान लीजिए राम है, इन्होंने एक एसेट परचेज की, ही परचेज्ड एन एसेट, और ये एसेट इन्होंने लोन पर खरीदी। लोन किससे लिया, बैंक से लिया। तो एक पार्टी क्या हो गई, बैंक, एक पार्टी क्या हो गई, राम, और राम ने इस एसेट को लीज पर दे दिया है टू श्याम, तो थर्ड पार्टी कौन हो गई, श्याम। तो बैंक भी बीच में इन्वॉल्व है, क्योंकि जब तक इस एसेट के ऊपर कंप्लीट जो इंस्टॉलमेंट्स है इसकी वो राम पे नहीं कर देता तब तक ये एसेट किसकी है, बैंक की है। और अगर तब तक ये एसेट बैंक की है तो इसलिए लेवरेज कॉन्ट्रैक्ट है, लेवरेज लीज है, तो यहाँ पर राम के साथ साथ श्याम और बैंक की इंफॉर्मेशन भी लीज एग्रीमेंट में लिखी जाएगी। एसेट की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, एसेट की स्कोप क्या है, वैलिडिटी क्या है, मैन्युफैक्चर की वारंटी के बारे में सब इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। इक्विपमेंट डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन को लेकर जो भी आपके रूल्स हैं, आप दोनों में जो भी एग्रीमेंट हुआ है अबाउट कि जब प्रोडक्ट को लेसर से लेसी के पास, देखिए प्रोडक्ट एक बार लेसर से लेसी के पास जाएगा जब लीज स्टार्ट होगी, फिर लेसी इस प्रोडक्ट को लीज के एंड में लेसर को वापस करेगा, है ना। तो इक्विपमेंट किस तरीके से भेजे जाएंगे, किस तरीके से इनकी डिलीवरी होगी, और किस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल, इन इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करवाया जाएगा, उसको लेकर भी जो भी मतलब आपस में इन दोनों का एग्रीमेंट हुआ है, हु इज़ गोइंग टू बियर इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड एवरीथिंग जो भी है वो उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी होगी। प्राइमरी पीरियड क्या होगा, इफेक्टिव डेट क्या होगी, रिन्यूअल डेट क्या होगी, सब कुछ लीज एग्रीमेंट में लिखा होगा। देन जैसे आप मान लीजिए आप कोई घर लेते हैं रेंट पे, तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, उसी तरीके से लीज एग्रीमेंट में भी समटाइम्स यू हैव टू गिव सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो भी आप पेमेंट दोगे, इनिशियल सिक्योरिटी जो भी इनिशियल सिक्योरिटी का जो अमाउंट आप दोनों के बीच में डिसाइडेड होगा वो अमाउंट भी मेंशन किया जाएगा। लीज रेंटल कितने होंगे वो भी लिखा जाएगा, और पेमेंट किस तरीके से होगी, व्हाट वुड बी द मोड ऑफ पेमेंट, कितने टाइम बाद पेमेंट होगी, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट, और अगर कोई डिले हो जाता है पेमेंट में तो पेनल्टी को लेकर भी सब चीज़ें लिखी होंगी। और एस्केलेशन क्लॉज की रेंट कितने कितने टाइम बाद बढ़ाया जाएगा, किस रेट पर बढ़ाया जाएगा वो भी क्लियरली मेंशन होगा। देन ओनरशिप ट्रांसफर
ट्रांसफरेबिलिटी की अगर मैं बात करूं कि एक पर्टिकुलर एसेट लेसी को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी या नहीं। देखिए फाइनेंस लीज में क्या होता है, जब लीज का पीरियड ख़त्म हो जाता है ना, तो यूजुअली एसेट जो है दैट इज़ ट्रांसफर टू द लेसी, ओनरशिप ही ट्रांसफ़र कर दी जाती है लेसी को, बिकॉज लगभग जो फाइनेंस लीज होती है वो जितनी इकोनॉमिक लाइफ होती है एसेट की, उतने टाइम पीरियड के लिए ही फाइनेंस लीज होती है। तो जब इकोनॉमिक लाइफ ही ख़त्म हो गई है तो अब लेसर उस एसेट का क्या करेगा, वो दोबारा तो उसको कहीं पर लीज पे दे नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, उसकी ओनरशिप ही ट्रांसफ़र कर दी जाती है लेसी को। तो ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी नहीं होगी ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन रिपेयर्स ऑल्ट्रेशन का खर्चा, टैक्सेस का खर्चा, गवर्नमेंट इंश्योरेंस का खर्चा कौन बियर करेगा, लेसर बियर करेगा, लेसी बियर करेगा, ये भी पहले से क्लियर होगा। देन सबलीज एंड समवेयर रिस्ट्रिक्टिव एक्टिविटीज़ की, क्या आप इस एसेट को सबलीज करवा सकते हो। जैसे एक एसेट राम ने शाम को दी है, तो क्या शाम फर्दर इस एसेट को लीज पर दे सकता है या नहीं दे सकता है, यानी इस एसेट की सबलीज कर सकता है या नहीं, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड। आफ्टर दैट अगर कोई इस कॉन्ट्रैक्ट को सरेंडर करना चाहता है या टर्मिनेट करना चाहता है लीज एग्रीमेंट को, लीज कॉन्ट्रैक्ट को, तो कितने टाइम बाद टर्मिनेट हो सकता है या सरेंडर किया जा सकता है, क्या पेनल्टीज सरेंडर करने वाले पर्सन को पे करनी पड़ेंगी, टर्मिनेशन को लेकर कौन सी पार्टी टर्मिनेट कर सकती है, नोटिस की डिटेल मतलब कब देनी है, मतलब नोटिस पीरियड क्या होगा, आप कह सकते हैं कंपनसेशन कितना देना पड़ेगा, वो भी क्लियरली मेंशन किया जाना चाहिए। देन अगर डिफॉल्ट किया जाता है तो डिफॉल्ट के केस में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे डिफॉल्ट के, हु विल बी द आर्बिट्रेटर, और वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाएंगी। नेक्स्ट कम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज। लीज के अलग अलग टाइप्स हैं, ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट लेट्स डिस्कस सेल्स एंड लीज बैक। सेल्स एंड लीज बैक क्या है, एक ऐसी लीज ट्रांजेक्शन है जहां पर पहले आप खुद उस एसेट के ओनर थे, के मिस्टर कुमार एंड मिस्टर विश्वास, दो लोग हैं, ठीक है। तो मिस्टर कुमार के पास एक एसेट थी, इन्होंने क्या करा, इस एसेट को मिस्टर विश्वास को सेल कर दिया, ठीक है। मिस्टर विश्वास ने एसेट खरीद ली, अब मिस्टर विश्वास से कुमार ने फिर से एसेट वापस ले ली लीज पर। तो ये क्या है, ये एक सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन है कि पहले आपने वो एसेट किसी और पर्सन को बेच दी, यानी ओनरशिप अब क्या होगी, किसी और पर्सन की होगी। फिर आपने सेम एसेट को किस पे ले लिया, फिर आपने सेम एसेट को ही लीज पर ले लिया, तो दैट इज सेल एंड लीज बैक। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक लीज। सभी पार्टीज जो भी लीज ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, अगर वो इंडिया की डोमिसाइल्ड है तो डोमेस्टिक लीज है, अगर पार्टीज में से एक भी पार्टी इंडिया की डोमिसाइल्ड नहीं है तो वो इंटरनेशनल या क्रॉस बॉर्डर लीज है। देन कम्स डायरेक्ट लीज। लेसर जो है वो एग्जिस्टिंग एसेट को या न्यू एसेट को यूज कर न्यू एसेट को परचेज कर डायरेक्टली उस एसेट को लेसी को दे देगा ऑन लीज। डायरेक्टली का मतलब क्या है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमीडियरी, यहाँ पर कोई भी इंटरमीडियरी बीच में इंक्लूडेड नहीं है। डायरेक्ट बेसिस पर लेसर और लेसी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर जो है आपस में एक लीज एग्रीमेंट बना लेते हैं। देन इज अ लेवरेज लीज। अभी हमने पहले भी बात किया लेवरेज लीज की, जब लेसर कुछ मनी बोरो कर एसेट को खरीदता है और देन, या लोन पर किसी एसेट को खरीदता है और देन उस एसेट को फर्दर किसी को लीज पर दे देता है, तो वो वाली लीज क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ लेवरेज्ड लीज। क्लियर। आगे बात करते हैं फाइनेंस लीज की। फाइनेंस लीज जिसको कैपिटल लीज, सेल्स लीज भी कहा जाता है। इंड AS 116 जो कि लीज एग्रीमेंट से रिलेटेड आपका AS है, वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि एक लीज को फाइनेंस लीज तब कहेंगे जब एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड सभी रिस्क, रिवॉर्ड्स, ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। फाइनेंस लीज तब कहलाएगी अगर एट द एंड ऑफ द पीरियड सभी रिस्क, रिवॉर्ड्स और ओनरशिप तीनों ही चीज़ें किसको ट्रांसफर कर दी जाएंगी, लेसी को ट्रांसफर कर दी जाएंगी। तो ओनरशिप लीज पीरियड पर ट्रांसफर कर दी जानी चाहिए, ट्रांसफर ऑफ रिस्क, रिवॉर्ड्स भी होना चाहिए। इस लीज का रियल इंटेंशन क्या होता है कि एसेट के मेजर इकोनॉमिक टाइम पीरियड तक ये एसेट की ओनरशिप जो है वो आपकी ही रहे, है ना, या फिर इस एसेट को आप
विदाउट बीइंग द लीगल ओनर इतने टाइम तक यूज़ करते रहो थ्रू आउट द मेजर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। जैसे मान लो एक एसेट की इकोनॉमिक लाइफ 15 साल है और आपने उसको 12 साल की लीज पे रख दिया, तो 3 साल का ही तो डिफरेंस है यहाँ पर। तो मेजर इकोनॉमिक लाइफ जो है वो उस एसेट की किस पर रही, लीज पर रही। फाइनेंस लीज, कब एक लीज को फाइनेंस लीज कहेंगे? पहला कि जब ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर दी जाएगी? लेसी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेसी के पास ऑप्शन है कि लेसी इस एसेट को फेयर वैल्यू से कम प्राइस पर खरीद सकता है। लीज टर्म एसेट की मेजर इकोनॉमिक लाइफ को कवर कर रही है और लीज जो रेंटल्स की पेमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द लीज, जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज मोर देन द सब्सटैंशियल फेयर वैल्यू ऑफ द लीज्ड एसेट। लीज एसेट इस तरीके की है जो कि लेसी के काम की है और लेसी के पास राइट है कि वो लीज को कैंसिल कर सकता है। लेसी के पास राइट है कि वो लीज को कैंसिल कर सकता है और जो भी लेसर के ड्यूज होंगे, जो भी लेसर को लॉस हुआ होगा इसकी वजह से, वो लॉस कौन बियर करेगा? लेसी ही बियर कर कर चलेगा। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज के बारे में इंडिया 116 कहता है कि एक लीज को ऑपरेटिंग लीज तब कहा जाएगा जब ना तो रिस्क, ना तो रिवॉर्ड, ना तो ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर की जाएगी, सब कुछ लेसर के हाथ में ही रहेगा। तो कौन सी ऑपरेटिंग लीज होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी लीज टर्म जो है उसमें इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट कवर नहीं होगा। देन लेसी जो है वो लीज को कैंसिल कर सकता है, जैसे फाइनेंस लीज को भी लेसी कैंसिल कर सकता था, बट फाइनेंस लीज में क्या था कि जो भी नुकसान होगा वो लेसी ही बियर करेगा। यहाँ पर विदाउट एनी पेनल्टी आप अपनी लीज को कैंसिल कर सकते हो। तो एक लीज ऑपरेटिंग है या फाइनेंशियल है, ये ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस पर डिपेंड करता है रैदर देन द कॉन्ट्रैक्ट। लीज क्लासिफिकेशन इंसेप्शन डेट पर ही कर दी जाएगी और अगर लीज मॉडिफिकेशन बाद में आप करना चाहते हो तो देयर इज एन ऑप्शन टू डू दैट एज वेल। एक ऑपरेटिंग लीज को वेट लीज तब कहेंगे जब लेसर सारी नो हाउ, सारी रिलेटेड सर्विसेज उस एसेट को ऑपरेट करने से रिलेटेड, जैसे इंश्योरेंस, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाता है, तो वो वेट लीज है। अगर लेसर ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवाता देन दैट लीज विल बी नोन एज अ ड्राई लीज। लीजिंग को लेकर लीगल एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो लीज की जो डेफिनेशन है वो आपको प्रॉपर्टी लीज की जो डेफिनेशन है वो आपको कहाँ मिलेगी? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में। और इक्विपमेंट लीजिंग की जो बात है वो आपको कहाँ मिलेगी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलेगी। लेसर और लेसी की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे एक बेलर और बेली की होती है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। लीज ट्रांजैक्शंस के ऊपर जीएसटी की अगर बात करें तो सेक्शन 7 ऑफ जीएसटी कहता है कि सप्लाई की डेफिनेशन में लीज वर्ड इंक्लूडेड है। इसका मतलब लीज क्या है? टैक्सेबल है। जीएसटी के केस में फाइनेंस लीज हो, ऑपरेटिंग लीज हो, टैक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जीएसटी अगर हम इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की बात करें जो कि आपको स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं तो उनके ऊपर नील रेट जो है वो जीएसटी का लगेगा। अदरवाइज बाकी जितनी लीज ट्रांजैक्शन है वो जिस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की कैटेगरी में आएंगी उन्हीं तरीके का उनके ऊपर रेट जो है वो एप्लीकेबल होगा। इनकम टैक्स की अगर बात करें तो फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज के लिए इनकम टैक्स भी इनको डिफ्रेंशिएशन नहीं करता। लेसर इनकम टैक्स का इम्प्लीकेशन लेसर पर क्या आएगा कि लेसर जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है एसेट के ऊपर, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्योंकि उस एसेट का ओनर लेसर है और अगर ओनर लेसर है तो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी कौन लेगा? लेसर लेगा। कंप्लीट लीज रेंटल्स जो है वो इनकम की तरह माने जाएंगे एंड दे विल बी टैक्सेबल फॉर द लेसर। लेसी की बात करें तो लेसी डेप्रिसिएशन नहीं ले सकता लीज्ड एसेट के ऊपर, लेकिन सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन में वो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। और लेसी जो है वो लीज रेंटल्स को एज एन एक्सपेंस अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेगा और एक्सपेंस की उसे टैक्स में भी डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। लेसर अकाउंटिंग कैसे करेगा? तो फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग के टाइम पर लेसर जो है वो इस एसेट को, जो भी फाइनेंस लीज में एसेट होल्ड अप की गई है, तो वो उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा एज अ रिसीवेबल, और रिसीवेबल के अंदर क्या क्या आएगा? रिसीवेबल में आप निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स ऑफ द लेसी।
लेसी से जितने भी आपको लीज रेंटल्स मिलेंगे उन सभी लीज रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू का सम आप रिसीवेबल्स में दिखाकर चलोगे अपनी एसेट्स के अंदर। नेक्स्ट ऑपरेटिंग लीज में एसेट जो भी ऑपरेटिंग लीज में दी जाएगी वो बैलेंस शीट में प्रेजेंट की जाएगी अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, जिस तरीके का एसेट का नेचर है। सभी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी एक लीज को ऑपरेट करने के लिए, लीज को स्टार्ट करने के लिए की गई हैं, नेगोशिएशन के लिए, अरेंजमेंट के लिए, वो सभी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी उस लीज टर्म में इंक्लूड किए जाएंगे, है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ द लीज में। डेप्रिसिएशन पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए विद द नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अगर एक एसेट आपके पोजेशन में ही है, उसको आपने लीज पर नहीं दिया, जैसे डेप्रिसिएशन उस एसेट के ऊपर लगेगा वैसा ही डेप्रिसिएशन आप इस लीज्ड एसेट के ऊपर लगाकर चलेंगे। और लेसर जो है उसको लीज पेमेंट्स को एज एन ऑपरेटिंग लीज स्ट्रेट लाइन बेसिस पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर कर चलना है। लेसी की अकाउंटिंग की बात करें तो फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज का कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं होगा इन द बुक्स ऑफ लेसी। कमेंसमेंट डेट पर लेसी जो है वो राइट ऑफ यूज एसेट को रिकॉग्नाइज कर कर चलेगा और लीज लायबिलिटी को कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज कर कर चलेगा। राइट ऑफ यूज एसेट में क्या आएगा, लीज लायबिलिटी का जो शुरुआत का अमाउंट है वो, कोई भी लीज पेमेंट्स अगर बिफोर कमेंसमेंट या ऑन कमेंसमेंट लीज पेमेंट्स की जाती हैं, कोई एडवांस में लीज पेमेंट आपने की है वो सब आ जाएगा। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अगर कोई इनकर की है वो आ जाएगी, और डिसमेंटलिंग रिमूविंग का जो खर्चा है वो भी आप आज ही कॉस्ट ऑफ द राइट ऑफ यूज एसेट में इंक्लूड कर कर चलोगे। देन कमेंसमेंट डेट पर जो लेसी है वो लीज लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू को सॉरी वो लीज लायबिलिटी की जो लीज पेमेंट्स उसे करनी है, लीज रेंटल्स उसे पे करने हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर कर चलेगा ऑन द डिस्काउंटेड रेट। और जो भी इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो सेपरेटली अपनी P&L स्टेटमेंट में शो करेगा। एक लेसी अगर शॉर्ट टर्म लीज ले रहा है या फिर कोई ऐसी लीज ले रहा है जिस एसेट की वैल्यू बहुत कम है, तो वो ये सारी अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स को स्किप भी कर सकता है। फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए आपको दो चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि क्या आपको इस एसेट को फिक्स्ड, मतलब इस एसेट को परचेज कर कर फिक्स्ड कॉस्ट पर फंड्स को बोरो कर लेना चाहिए, या फिर आपको ये एसेट को लीज पर लेकर लीज रेंटल्स पे आउट करते रहना चाहिए एज कैश फ्लो। सो एक डिसीजन जो है दैट एग्जिस्ट इज शुड आई बाय द एसेट और लीज द एसेट। इस डिसीजन को लेने के लिए 3 मेथड्स जो हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है, और एनपीवी मेथड जिसको बोल सकते हैं, आईआरआर बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट लोन अमाउंट मेथड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ही मेथड डिस्काउंटिंग मेथड के हिसाब से चलते हैं, जहाँ पर आप क्या करते हैं, जो फ्यूचर में आपको लीज रेंटल्स पे करने हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं ऑन द डिस्काउंटेड रेट, है ना। जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो लीज रेंटल की, तो अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट ऑफ एसेट से लीज रेंटल्स की पेमेंट ज़्यादा है प्रेजेंट वैल्यू, तो क्या होगा कि आप एसेट को खरीदना प्रेफर करोगे। लेकिन अगर आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट कम है तो आप क्या करोगे, मतलब लीज रेंटल्स कम है और आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट ज़्यादा है, तो आप उस टाइम पर इस एसेट को लीज पर लेना ही प्रेफर करोगे। सो आज वाले कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए, यू हैव टू टेल विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इफ in an operating lease, the lessor generally bears maintenance responsibility. In a financial lease, the lease term is usually shorter than the asset life, and the lease financing reduces initial cash outflow for the lessee. एंड इन अ लीज एग्रीमेंट ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है लेसी को। तो 4th वन तो हम इनकरेक्ट है, क्योंकि लीज में ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र होना सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस लीज में होता है, ऑपरेटिंग लीज में नहीं होता। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि ये भी आपका गलत है। इट इज़ नॉट यूजुअली शॉर्टर देन द एसेट लाइफ। एसेट की इकोनॉमिक लाइफ के लगभग बराबर आपके पास फाइनेंस लीज की लीज टर्म होती है। सेकेंड इज अ लीज एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को बोरो किया है, दैट बोरोज अ सिग्निफिकेंट portion of the funds from the another lender to purchase that asset and then leases it to a corporate user. The lease rentals are structured such that the borrowing is repaid over time. Which feature primarily distinguishes this lease from a simple lease? एक लीज एग्रीमेंट है जिसमें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
की इन्वॉल्वमेंट है, जहां से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फंड्स को बोरो किया गया है, तो थर्ड पार्टी फाइनेंसिंग की जो प्रेजेंस है वो फीचर आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, अ कंपनी एंटर्स इनटू अ लीज एग्रीमेंट फॉर एक्वायरिंग अ स्पेशलाइज्ड मशीनरी। लीज पीरियड जो है ऑलमोस्ट यूजफुल लाइफ को कवर अप कर चल रहा है। कंपनी मेंटेनेंस कॉस्ट बेयर कर रही है और टर्मिनेट नहीं कर सकती है इस एग्रीमेंट को प्रीमेच्योरली। हाउएवर ओनरशिप जो है एक्सप्लिसिटली ट्रांसफर नहीं की गई है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। तो कौन सी लीज है? ये ऑपरेटिंग है बिकॉज ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, फाइनेंशियल है बिकॉज रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुके हैं, हायर परचेज है बिकॉज एसेट इज यूज्ड, और यहाँ ये लीज एग्रीमेंट ही नहीं है, तो आपके पास ये फाइनेंस लीज है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड्स जो हैं वो ट्रांसफर किए गए हैं। Question number 4, a lease agreement involves three party, lessor, lessee and the lender who provides funds to the lessor for purchasing the asset. The repayment is structured through lease rentals. तो कौन सी लीज है? ये आपकी leverage lease है। Fifth one, financial lease are generally non-cancelable. The lessor needs to recover the full cost of the asset through लीज रेंटल। तो ये बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपकी असर्शन का। सो लेट्स मूव टू द एडुटैप्स कोर्सेज। आपको उन कोर्सेज को अवेल करने के लिए ब्राउज़र में जाना है, edutap.in सर्च करना है, कोर्सेज सेक्शन में जाना है और जैप कोर्सेज पर क्लिक करना है। आपको ये इंटरफेस विजिबल होगा, तो स्क्रॉल डाउन करने पर आप यहाँ पर JIB के सभी कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। फॉर फास्ट ट्रैक सुपर फास्ट एग्जाम प्रिपरेशन, क्योंकि अब एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आ गया तो अब हमें सुपर फास्ट एग्जाम प्रिपरेशन की ज़रूरत है। सुपर क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है जहाँ पर आप लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट करते हो, अपने सिलेबस को कवर अप कर सकते हो। सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिर्फ और सिर्फ 24 कंसेप्ट क्लासेस में कवर करवा दिए जाएंगे। 2.5 आवर की क्लासेस रहेंगी आपकी मॉर्निंग और इवनिंग में, 2.5 घंटे की क्लास, तो 60 आवर्स की टीचिंग आपकी इस कोर्स के अंदर रहेगी। ठीक है, हर सब्जेक्ट की आपको 6 क्लासेस अटेंड करनी है और आपका सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाएगा। लाइव क्लासेस हैं तो टीचर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, सिलेबस को टाइमली विद डाउट रिजॉल्विंग क्लियर कंप्लीट कर सकते हो। कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इसी सीरीज में मिल जाएंगे। देन कम्स द लाइव क्रैश कोर्स, जहाँ पर लाइव क्लासेस चल रही हैं और लाइव क्रैश कोर्स में आपके पास 60 कंसेप्ट क्लासेस में सिलेबस कवर करवाया जाएगा, कंपैरेटिवली डिटेल्ड देन द सुपर क्रैश कोर्स। ठीक है, देन अगर आप अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको लगता है कि आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो चुकी है और आपको सिर्फ और सिर्फ MCQ की प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। फुल लेंथ या चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको दोनों ही इस सीरीज़ में मिल जाएंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQs की आप प्रैक्टिस इस सीरीज़ के थ्रू कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप नवंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारे मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, विच इज़ अ डिटेल्ड कोर्स। यहाँ पर आपको डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ एवरी सब्जेक्ट। लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोनों मिलेंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स में भी आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर IIFS, PPB, AFM एंड RBWM। जब भी आप इन कोर्सेज में खुद को एनरोल करेंगे तो प्रिवेलेंट जो यहाँ पर लिखे होते हैं डिस्काउंट कूपन है, इनको लगाना ना भूलें ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट की अवेलेबिलिटी हो। तो आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और फॉर एनी अदर डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन कॉल अस और इवन ईमेल अस एट hello@edutap.co.in। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर एंड बाय बाय।